Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 15th of April 2023. तो गाइज आज है तारीख 15 अप्रैल 2023 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे ये वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज जैसे कि पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिनट के भी न्यूज़ आर्टिकल्स को बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। बाकी इस लेक्चर का जो एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना, क्योंकि लास्ट में आपको डेली बेसिस पर एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो जो भी आज इस लेक्चर से आप पढ़ोगे उसको क्वेश्चन के फॉर्म में प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि डायरेक्टली आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। बाकी इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जा सकते हो। वहाँ पे जाकर आपको फिर से लिखना होगा दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, आज साइंस एंड टेक के बहुत सारे आर्टिकल न्यूज़ में है, तो उनको भी हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आर्टिकल बात करता है रोंगाली बिहू फेस्टिवल के बारे में। तो असम के अंदर में अभी ये जो फेस्टिवल है इसका सेलिब्रेशन चल रहा है, जिस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। तो चर्चा क्यों हो रही है, मैंने आपको बताया असम की सरकार ने यहाँ पे बधाइयाँ भी दी हैं। साथ ही साथ में ये जो इवेंट है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। असम के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लगभग 11,000 के आसपास जो कलाकार हैं वो सब इकट्ठे हुए हैं गुवाहाटी सरसुजाय स्टेडियम में, ठीक है। तो इस वजह से भी यहाँ पर ये चर्चा में है। तो यानी कि रोंगाली बिहू फेस्टिवल, इस फेस्टिवल के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन, सारा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में सवाल बन जाते हैं। खासकर वनडे एग्जामिनेशन भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो असम में जितने भी त्यौहार होते हैं उसमें से एक सबसे मेन त्यौहार रोंगाली बिहू भी है, जिसको बोहग बिहू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में एक सबसे पॉपुलर फेस्टिवल है जो कि मैंने आपको बताया। इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है असम का जो नया साल की शुरुआत हो रही होती है उसके तौर पर। यानी कि यहाँ पर देखो सिंपल सी बात मेंशन की जाती है कि असम की नए साल की जो शुरुआत हो रही है ना, उस नए साल की शुरुआत के तौर पर यहाँ पर इस फेस्टिवल का सेलिब्रेशन होता है। और साथ ही साथ में जो स्प्रिंग सीजन आ रहा होता है उसके लिए भी यहाँ पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो वर्ड है रोंगाली, ये वर्ड लिया गया रोंग से। रोंग से मतलब हैप्पीनेस, खुशी और सेलिब्रेशंस, यहाँ से इस वर्ड को लिया गया है। उसके बाद में जो फेस्टिवल है यहाँ पे असम का जो पूरा समाज है, उनका जो कल्चर, उनकी संस्कृति है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ती है। इस पूरे सेलिब्रेशन के दौरान असम के अंदर में जो लेडीज़ हैं वो कॉटन मेखेला कैडर्स को यहाँ पर पहनती हैं। ये 2 पीस अटायर, इस प्रकार से यहाँ पर ये आपको कपड़ा दिखाई देगा। इस प्रकार से जो क्लॉथिंग है वो लेडीज़ की दिखाई पड़ती है इस फेस्टिवल के दौरान। साथ ही साथ में आप कह सकते हो स्नेह के लिए, एक प्यार जताने के लिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट के लिए जो असम का ट्रेडिशन है, इसमें यहाँ पर ये लोग एक गमछा है उसको भी आपस में एक्सचेंज करते हैं। और ये गमछा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है बिहू वन। तो बिहू वन रिसेंटली भी चर्चा में था क्योंकि इसको जीआई टैग मिला है। इस प्रकार से आप यहाँ पे असम का ये गमछा देख पाओगे, है ना। तो इसी को यहाँ पर एक्सचेंज किया जाता है एक लव के तौर पर, अफेक्शन के तौर पर, रिस्पेक्ट के तौर पर, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर बिहू की। तो बिहू को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। बिहू एक सेकुलर फेस्टिवल है। सेकुलर फेस्टिवल मतलब यहाँ पर यह है कि जितने भी लोग हैं असम के अंदर में वो सभी लोग यहाँ पर इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई कास्ट या रिलीजियस बैकग्राउंड को लेकर कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं देखने को मिलता, कोई भेदभाव नहीं देखने को मिलता। सभी लोग बिहू को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जो पहला बिहू है ना, इसको हम लोग रोंगाली बिहू के नाम से जानते हैं। पहला बिहू मतलब क्या साल में दूसरा तीसरा भी होता है? हाँ बिल्कुल। तो साल का जो पहला बिहू फेस्टिवल होता है इसको रोंगाली बिहू के नाम से जानते हैं या बोहाग बिहू के नाम से जानते हैं। जब मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है, जो अप्रैल का महीना है उसी महीने में यहाँ पर इस पहले बिहू की शुरुआत होती है। बाकी जो दूसरा बिहू होता है, सेकेंड बिहू, उसको काती बिहू या कोंगाली बिहू के नाम से भी जानते हैं। ये अक्टूबर के महीने में शुरू होता है। फिर लास्ट वाला जो बिहू है वो माघ बिहू होता है, जो कि यहाँ पर जनवरी के मंथ में ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 जो फेस्टिवल है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। मतलब जो बिहू फेस्टिवल है ये 3 तरीके से यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, आप ऐसा कह सकते हो। बात क्लियर हो गई। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नाम ज़रूर से ध्यान रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे। बात की जा रही है किसके बारे में? टेम्पो के बारे में।
अब ये क्या है, ये है ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन। अब ये देखो, टैम्प के बारे में आपको समझना होगा कि एग्जैक्टली देखो, अगर हम लोग टैम्प का पूरा फुल फॉर्म देखें तो ये फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन। ये बेसिकली नासा का एक मिशन है जिसके तहत हम लोग क्या करेंगे, जो पॉल्यूशन होगा, जो प्रदूषण होगा, उसको मॉनिटर करेंगे, उसके ऊपर एक नज़र रख सकेंगे। तो हाल ही में नासा ने अपना हाई रिजोल्यूशन ये एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है, जिसको टेम्पो नाम दिया गया है, इसको लॉन्च कर दिया है नासा ने। कैसे लॉन्च किया है? स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया, इस वजह से चर्चा में है। अब देखो, इसका नाम ही बता रहा है कि जो एयर पोल्यूशन है, ठीक है, जो वायु प्रदूषण है, उसको देखने का काम करेगा, उसको मॉनिटर करने का काम करेगा ये पूरा मिशन, ये सैटेलाइट। नाम है ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, ये मेजरली कहाँ का पॉल्यूशन चेक करेगा? क्या पूरे दुनिया भर का पॉल्यूशन मॉनिटर करेगा? ऐसा नहीं है, नॉर्थ अमेरिका के आसपास का जो एयर पॉल्यूशन उसको मॉनिटर करने का काम करेगा। अब नॉर्थ अमेरिका आप समझ गए होंगे, जब हम लोग बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका में एक पूरा ऊपर नॉर्थ अमेरिका का पोर्शन है और नीचे आपको साउथ अमेरिका का पोर्शन देखने को मिलेगा। कहोगे साउथ अमेरिका? हाँ, आपको पता होगा साउथ अमेरिका पूरा का पूरा एक कॉन्टिनेंट है, ब्राज़ील, बोलीविया, अर्जेंटीना, ये सारी कंट्रीज़ यहाँ पर नज़र आती हैं। उसके बाद में नॉर्थ अमेरिका, इसके ऊपर वाला हिस्सा आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे यूएस, कनाडा है ना, उसके बाद में मैक्सिको, ये सारे जो कंट्रीज़ है वो नज़र आते हैं। तो हुआ यहाँ पर यह है कि मैं अभी आपको क्या बता ये रहा था कि नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन से, यानी कि इस वाले पोर्शन में, यानी कि उस ऊपर वाले पोर्शन में जो एयर पोल्यूशन है, इस वाले पोर्शन का जो एयर पोल्यूशन है उसको मॉनिटर करने का काम करेगा ये मिशन। इस मिशन का ऑब्जर्वेशन क्या होने वाला है, ये इसका मेन काम ये होगा कि नॉर्थ अमेरिका में जो हवा है उसमें ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और फॉर्मल्डिहाइड के जो लेवल्स हैं वो किस स्तर पर हैं, यानी ये पोल्यूशन किस लेवल पर है, इसको मेन ऑब्जर्व करने का काम करने वाला है ये टेम्पो मिशन। बात क्लियर हो गई? आगे आते हैं। फिर उसके बाद में बोला ये जा रहा है कि इसका मेन काम ये भी होगा कि देखो, घंटे घंटे में पूरा का पूरा एक डिटेल एनालिसिस देगा, ट्रैफिक की वजह से कितना पॉल्यूशन हो रहा है वो भी इन्फॉर्मेशन देगा, उसके साथ साथ जंगलों की वजह से, जंगल में जो आग लग जाती है उससे कितना प्रदूषण हो रहा है, या ज्वालामुखी जब फट रहा है तो उससे कितना प्रदूषण हो रहा है, वो सारा डेटा यहाँ पर ये प्रोवाइड करवाएगा, उसको मॉनिटर करने का काम करेगा। उसको देखने के बाद में एक डेटा हमारे पास में आएगा। और क्या कोई ऐसी सैटेलाइट हमारे पास में पहले नहीं थी? देखो, एक प्रेजेंट पॉल्यूशन मॉनिटरिंग सैटेलाइट ऑलरेडी हमारे पास में है। वो कहाँ पे? लो अर्थ ऑर्बिट में। और जो नई अभी जो सैटेलाइट लॉन्च की गई है नासा के थ्रू, इसको यहाँ पर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजा जाएगा। अब ये कौन कौन सी ऑर्बिट होती हैं? तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के पास वाला जो ऑर्बिट, यानी कि पृथ्वी के जस्ट हम थोड़ा पास में ही जब सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, लगभग पृथ्वी से जब ऊपर जाओगे तो 781 किलोमीटर्स ऊपर जाने पर लो अर्थ ऑर्बिट आ जाता है। तो वहाँ पे जब सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो वो लो अर्थ ऑर्बिट होता है, नहीं पृथ्वी के जस्ट पास में। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बहुत दूर होता है, पृथ्वी से ऊपर जाना पड़ेगा लगभग 35,786 किलोमीटर्स। इतनी दूरी पर जाओगे तो यहाँ पर ये आपको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो दोनों ही ऑर्बिट्स के ऊपर में इस प्रकार से मिशंस लॉन्च कर दिए गए हैं, जिनका मकसद है यहाँ पर पोल्यूशन को एनालाइज करना, यानी कि पृथ्वी के ऊपर में पोल्यूशन को मॉनिटर करना। ठीक है, थर्ड आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ने से पहले दोस्तों मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हम लोग का 2K प्लस लाइक्स का, उसको आप अचीव करवा सकते हो। यह आर्टिकल बात करता है कैसियोपिया ए के बारे में। अब ये कैसियोपिया ए क्या है तो इसको समझते हैं। तो हाल ही में जो नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, इन्होंने कुछ इस प्रकार की पिक्चर्स जो हैं वो कैप्चर करी हैं। ये वाली पिक्चर जो आप देख रहे हो, इसी को यहाँ पर कैसियोपिया ए का नाम दिया गया है। ठीक है, तो कैसियोपिया ए क्या है? ये बेसिकली एक जो बड़ा सा स्टार होता है ना, बहुत बड़ा सितारा है, वो फट गया, एक्सप्लोड हो गया लगभग आज से 340 साल पहले। एक्सप्लोड होने के बाद में उसके जो अवशेष इधर उधर फैल गए हैं ना, उसी को यहाँ पर कैसियोपिया ए बोला गया है। अब उस बड़े से सितारे के बहुत सारे अवशेष फैले हुए हैं, उसमें से एक अवशेष को यहाँ पर कैसियोपिया ए के नाम से दिया गया है। ठीक है, तो बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा यंगेस्ट रेमिनेंट, यानी कि सबसे ज़्यादा यंगेस्ट अवशेष यहाँ पर यह देखने को मिल जाएगा हमारे गैलेक्सी में, जो आज से 340 साल पहले एक स्टार एक्सप्लोड हो गया था, उसी का रेमिनेंट है ये। ठीक है, बात क्लियर हो गई? आगे आते हैं उसके बाद में, इतना आपको समझ में आया? तो बोला ये जा रहा है कि वैसे यहाँ पर जो हमारा स्टार, जब सितारा जो होता है ना, जब एक्सप्लोड होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सुपरनोवा। तो सुपरनोवा का रेमिनेंट भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन क्या होता है आपको पता होगा, पहले मैंने पढ़ा रखा है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन मतलब एक स्टार का एक्सप्लोजन होता है कुछ इस प्रकार से। एक सितारा है, उसका पूरी तरह से यहाँ पर एक्सप्लोजन हो गया, वो पूरी तरह से बर्स्ट हो गया, फट गया। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पर सुपरनोवा बोलते हैं।
और ये होता है कैसे, जब स्टार के सेंटर में, उसके सेंटर में या कोर वाले रीजन में कोई बदलाव होता है, कोई चेंजेस होते हैं, तो उसकी वजह से ये सुपरनोवा देखने को मिलता है। जब मतलब एक्सप्लोजन होता है उसी को हम लोग सुपरनोवा बोलते हैं। तो इस एक्सप्लोजन की वजह से काफ़ी सारे छोटे छोटे उसके जो रेमिनेंट्स है वो फैल जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, फटा तो उसका जो इधर उधर जो है अवशेष जो है वो फैल गए हैं। उसी यहाँ पर मैसिव स्टार के अवशेष को ये कैसोपिया बोला गया है, कैसोपिया ए बोला गया है। ठीक है, बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब देखो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बारे में और भी कुछ बातें बताई गई हैं। क्या क्या बातें बताई गई हैं? अच्छा, एक चीज़ और, ये जो यहाँ पर कैसोपिया ए है ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये लगभग कह सकते हो 11,000 लाइट ईयर्स दूर है। जो कॉन्स्टिलेशन कैसोपिया है उसमें ये पूरा का पूरा जो इमेज है वो देखने को मिला है। अब ये कॉन्स्टिलेशन क्या होता है आपको पता होगा ना, जो स्टार्स होते हैं, जो स्टार्स यहाँ पर आसपास जब होते हैं ना तो एक पैटर्न बनाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक पैटर्न बना हुआ है, ऐसा ये पैटर्न है ना, चमकते सितारे हैं और ये एक ऐसा पैटर्न बना रहा है, इसको कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। और ये वाला जो कॉन्स्टिलेशन है, ये वाला जो पैटर्न है, इसको कैसोपिया पैटर्न बोला जाता है। तो इसी यहाँ पर कॉन्स्टिलेशन के अंदर में ये जो चीज़ है कैप्चर करी गई है। ठीक है, सुपरनोवा हमने समझ लिया है। अब सुपरनोवा भी यहाँ पर दो तरीके से देखने को मिलता है। जो सुपरनोवा का पहला प्रकार होता है ना, ये बाइनरी स्टार सिस्टम में होता है। बाइनरी स्टार सिस्टम मतलब दो सितारे होते हैं जो कि एक ही पॉइंट के ऊपर घूम रहे होते हैं। ठीक है, इनमें यहाँ पर एक जो स्टार होता है वो छोटा देखने को मिलेगा और वो अपने साथी से बहुत सारा जो मैटर है, उस सितारे का जो मैटर है वो चुराने लगता है। फिर धीरे धीरे यहाँ पर क्या होता है कि जो व्हाइट ड्वार्फ है, जो छोटा वाला सितारा है, वो इतना ज़्यादा मैटर अपने साथी से चुरा कर अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है, जो वो मैटर बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत ज़्यादा होने के बाद में वो छोटा वाला जो स्टार है वो एक्सप्लोड हो जाता है। एक्सप्लोड होने के बाद में ये सुपरनोवा देखने को मिलता है। ठीक है, जब यहाँ पर एक्सप्लोजन होता है तो उसको हम लोग यहाँ पर सुपरनोवा बोलते हैं। अब दूसरा प्रकार का जो सुपरनोवा होता है, यहाँ पर एक ही स्टार में ये प्रोसेस हो रहा होता है। एक ही स्टार का जो मेन कोर होता है, उसका बीच का हिस्सा, वो बहुत हैवी हो जाता है। हैवी होने के बाद में इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है कि उसका कोर कोलैप्स कर जाता है और एक एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक एक्सप्लोजन हो जाता है, कोर एक्सप्लोजन हुआ, सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ, और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे इस प्रकार से जो रेमिनेंट्स है वो फैल गए। जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तो उससे यहाँ पर एक न्यूट्रॉन स्टार भी हम लोगों को मिल जाता है। ठीक है, अगर आप सुपरनोवा के बारे में और पढ़ोगे ना तो आपको वही देखने को मिलेगा, एक स्टार जो कि ख़त्म हो रहा होता है, लास्ट टाइम पर उसका एक्सप्लोजन होता है ना, और एक्सप्लोजन होने के प्रोसेस को हम लोग सुपरनोवा बोलते हैं। और एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा चमकदार, ब्राइट होता है, बहुत पावरफुल होता है, बहुत सारी एनर्जी को रिलीज़ करता है। ठीक है, और एक्सप्लोजन के बाद में ये एक न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाता है। ठीक है, ये आप देख पाओगे एक सितारा था, उसका एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन होने के बाद में इसके जो अवशेष वो फैल गए, प्लस यहाँ पर एक न्यूट्रॉन स्टार के अंदर में बदल गया। या तो न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाएगा, या ये एक ब्लैक होल में बदल जाएगा, या तो होगा ये कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो तीन चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं सुपरनोवा वाले प्रोसेस में। बात क्लियर हो गई? आगे आते हैं अगले आर्टिकल में। अगला आर्टिकल भी साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे मीरकत टेलीस्कोप के बारे में। अब जो ये टेलीस्कोप है, ये आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे टेलीस्कोप्स आज के समय में लगाए गए हैं। कहाँ पर लगाए गए हैं? साउथ अफ्रीका के अंदर में। लोकेशन अभी मैं आपको बताऊँगा। तो हाल ही में हमारे जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है, ताकि इस टेलीस्कोप से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डेटा का यूज़ करें। मशीन लर्निंग मतलब जो हमारा बेसिकली कह सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इन सब चीज़ों का हम और ज़्यादा यूज़ करने लगेंगे। ताकि देखो, लोग तो टेलीस्कोप का यूज़ कर रहे हैं, अब इसी में ही मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर देंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर देंगे, तो डेटा और एक्यूरेसी के साथ में आएगा और सटीक डेटा हम लोग को मिलेगा। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका के अंदर में जो ये मीरकत टेलीस्कोप लगाए गए हैं, इस टेलीस्कोप की एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए इसमें मशीन लर्निंग का यूज़ किया जा रहा है एस्ट्रोनॉमर्स के थ्रू। तो इस वजह से यहाँ पर ये मीरकत टेलीस्कोप चर्चा में है। तो मीरकत टेलीस्कोप कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका के नदन केप प्रोविंस के अंदर में ये देखने को मिलेगा। आप ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट देख रहे होंगे, ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जैसा इसका नाम से ही बता रहा है साउथ अफ्रीका, तो आपको साउथ पोर्शन में जाना होगा। बिल्कुल लास्ट में आपको ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, जो मैं बाउंड्री बना रहा हूँ, अब मैं रेड कर रहा हूँ, यही है साउथ अफ्रीका। इसका जस्ट यहाँ पर केप टाउन है, नदन केप टाउन प्रोविंस के अंदर में ये जो टेलीस्कोप से उनको लगाया गया है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? तो साउथ अफ्रीका में कहाँ पर स्थित है ये आपने समझ लिया। उसके बाद में बोला ही जाता है कि देखो, इसको ओरिजिनली कैरो एरे टेलीस्कोप के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसमें काफ़ी सारे रिसेप्टर्स जो हैं लगाए गए हैं। ये टेलीस्कोप काम कैसे करते हैं? तो स्पेस के अंदर में जो रेडियो सिग्नल्स हैं, उस रेडियो सिग्नल का यूज़ कर हमारा जो यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड कैसे इवॉल्व हुआ है, कैसे बना है, उसकी स्टडी करता है। ठीक है, तो रेडियो सिग्नल्स का यूज़ करके उसकी स्टडी करने का काम करता है। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने यहाँ पर कुछ कोडिंग फ्रेमवर्क का यूज़ किया है, जिसको एस्ट्रोनोमोली के नाम से जानते हैं।
कुछ कोडिंग फ्रेमवर्क है जिसको एस्ट्रोनोमली के नाम से जानते हैं, और इसका यूज़ करके कुछ ऑड रेडियो सर्किल को यहाँ पर ढूंढ निकाला है इस टेलीस्कोप के माध्यम से। ठीक है, अब ये जो ऑड रेडियो सर्किल है कैसा दिखाई पड़ता है, तो यहाँ पर इस प्रकार से एक मिस्टीरियस सा ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर ये नजर आएगा, ये यहाँ पर सर्किल है। ठीक है, इसके जो एजेस हैं वो आप देख पा रहे होंगे कितनी ज़्यादा चमकदार है, वो भी यहाँ पर फाइंड की गई हैं। तो मशीन लर्निंग का यूज़ करके इसमें काफ़ी कुछ किया गया है। मशीन लर्निंग क्या है, तो मशीन लर्निंग बेसिकली एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस है। इसका मेन फोकस होता है डेटा, एल्गोरिथम, इन सब चीज़ों के ऊपर में। इससे क्या होता है कि जो ह्यूमंस यूज़ कर रहे हैं टेलीस्कोप, इसकी एक्यूरेसी जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगी जब हम लोग मशीन लर्निंग का यूज़ करने लगते हैं। तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, मीरकट टेलीस्कोप कहाँ पर है ना, कौन से देश में, ये पूछा जा सकता है। तो इसको बस खाली ध्यान में रखना है। अगले टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इंपॉर्टेंट होने वाला है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये अभी रिसेंटली चर्चा में था। चर्चा में क्यों था, क्योंकि अभी हैदराबाद की एक कंपनी है जिसका नाम है नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक इंस्टीट्यूट है बेसिकली। इन्होंने क्या किया, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में 15 रेयर अर्थ एलिमेंट्स के जो बड़े बड़े डिपॉजिट्स, जो भंडार है, वो ढूंढ के दिए हैं। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होता है वो तो हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले लोकेशन देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश कहाँ पर है, आपको आंध्र प्रदेश यहाँ पर एक राज्य देखने को मिल जाएगा। किस किस के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता है, तो ओडिशा के साथ में है, छत्तीसगढ़ के साथ में है, इधर यहाँ पर तेलंगाना के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है, कर्नाटका के साथ में, और इधर तमिलनाडु के साथ में। और इसके पीछे यहाँ पर आपको ये बे ऑफ बंगाल वाला जो समुद्र का हिस्सा है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर में एक डिस्ट्रिक्ट है अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट, वहीं पर 15 रेयर अर्थ एलिमेंट्स की डिस्कवरी की है हैदराबाद के इस इंस्टीट्यूट ने। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होते हैं, पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए, ये टॉपिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स बेसिकली हमारे पीरियोडिक टेबल के 17 एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं। अब पीरियोडिक टेबल में 17 एलिमेंट्स में से 15 तो हैं लैंथेनाइट्स और 2 स्कैंडियम और येथ्रियम। तो 15 लैंथेनाइट्स हो गए, 16वां स्कैंडियम हो गया और 17वां येथ्रियम हो गया। तो ये टोटल 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं। अगर मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाऊं तो इस प्रकार से आपको ये टेबल नजर आएगा, और इस टेबल के अंदर में जो आपको ये नीचे सारे के सारे लाइन से दिख रहे हैं 15 लैंथेनाइट्स, ये कौन से हैं, ये 15 लैंथेनाइट्स हैं। ठीक है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। और जो लाइट येलो कलर के हैं ये लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, और जो ये डार्क येलो कलर में, ऑरेंज कलर में, खासकर ये हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, लेकिन हैं सब ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है, तो 15 लैंथेनाइट्स हो गए, फिर इधर एक स्कैंडियम हो गया और एक येथ्रियम हो गया। तो टोटल यहाँ पर 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स हमारे पास में नजर आते हैं। जितने भी ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे मेटल्स होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे के सारे मेटल्स होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। सवाल यहाँ पर यह है कि इसको हम लोग रेयर क्यों बोलते हैं, क्या ये बहुत मुश्किल से पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। हमारी पृथ्वी में भरपूर मात्रा में ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, भरपूर मात्रा में। तो इनको रेयर क्यों बोला गया है, देखो रेयर इसलिए बोला गया है कि भरपूर मात्रा में पृथ्वी में प्रेजेंट तो हैं, लेकिन इनको खोद कर निकालना यानी एक्सट्रैक्ट करना बहुत कठिन कार्य है। एक्सट्रैक्ट करने में बहुत मुश्किलें होती हैं, इस वजह से इसको रेयर अर्थ एलिमेंट बोलते हैं। यानी कि प्रेजेंट तो है लेकिन निकाल पाना बहुत मुश्किल है। बात क्लियर हो गई, आगे आते हैं। अब बात यह है कि इन एलिमेंट्स का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। तो 15 प्रकार के एलिमेंट्स मिले आंध्र प्रदेश में, अगर मान लो इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो इनका उपयोग कहाँ पे किया जाएगा। देखो आज के समय में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो लोग रोज़ाना यूज़ कर रहे हैं। कंप्यूटर मेमोरी, डीवीडी, रिचार्जेबल बैटरीज, सेलफोन, कैटलिक कन्वर्टर्स, मैग्नेट फ्लोरोसेंट लाइटनिंग, ऐसी और भी कई सारे डिवाइसेस हैं जिसको लोग यूज़ कर रहे हैं। वो सब रेयर अर्थ एलिमेंट से बनाए जाते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट का काफ़ी यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हो गए, उसके बाद में ट्यूबलाइट हो गई है ना, फिर उसके बाद में मैग्नेट्स हो गए, मेटल एलॉयस, सेरेमिक्स, ग्लास, ये सब का यूज़ काफ़ी अलग अलग चीज़ों में किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसका ज़रूर से ध्यान रख सकते हो। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स को हम लोग कैटलिस्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं, फॉस्फोरस या पॉलिशिंग कंपाउंड की तरह भी यहाँ पर इनको यूज़ किया जा सकता है हर एक प्रोडक्ट के अंदर में। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की जा रही है भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। तो भारत का जो पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है ये ओपन किया गया है, या कह सकते हो तैयार किया गया है बेंगलुरु के अंदर में। तो बेंगलुरु के अंदर में ये तैयार हो रहा है बेसिकली, तो इस वजह से चर्चा में। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है, तो ध्यान रखना है बेंगलुरु में है। बेंगलुरु के अंदर भी खासकर कैम्ब्रिज लेआउट इन उलसूर में ये देखने को मिलेगा। अब इस पूरे पोस्ट ऑफिस को 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस को किसने बनाया है, तो इसको बनाया गया है लार्सन एंड टूब्रो के थ्रू, जिनको लंबे समय से एक्सपीरियंस है 3D प्रिंटेड बिल्डिंग्स के अंदर में। ठीक है, ये लगभग यहाँ पर कह सकते हो कि 1100 स्क्वायर फीट की यहाँ पर ये पूरी बिल्डिंग है।
जो कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्सपेक्टेड है कि देखो नॉर्मल जो बिल्डिंग्स होती हैं ना उससे काफ़ी छोटी है, ठीक है। प्लस यहाँ पे इसमें लगभग 23 लाख रुपीज़ का 23 लाख रुपए का जो है खर्चा किया गया है, ठीक है। तो पहला पोस्ट ऑफिस बनाया गया है, पूरा ऑफिस तैयार किया गया है, लेकिन उस ऑफिस को तैयार करने में जो टेक्नोलॉजी लगी है वो कौन सी टेक्नोलॉजी लगी है? 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी। अब सवाल यही आता है कि सर 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी क्या होती है? देखो इसको हम लोग 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, 3D मॉडल बनाकर तैयार करते हैं, है ना। 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाते हैं। मान लो यहाँ पर आपके फ़ोन में एक हार्ट का इमेज है, ठीक है, आपके फ़ोन में कोई इमेज है, आप उसको रियल में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो 3D फॉर्म में उसका 3 डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट है वो बनाकर तैयार कर देगा ये प्रिंटिंग मशीन। जैसा आप देख पा रहे होंगे, इसने ये प्रोजेक्ट बनाया, ये आपने मोबाइल में देखा था, इसको यहाँ पे प्रिंट करवाना है, तो एक के ऊपर एक लेयर चढ़ा के बाद एक के ऊपर एक लेयर ऐसे चढ़ाता रहेगा, चढ़ाते चढ़ाते यहाँ पर इस प्रकार का जो ये ऑब्जेक्ट है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लेयर्स को चढ़ाने के बाद में इस प्रकार का जो ये ऑब्जेक्ट है वो तैयार हो जाएगा। तो 3D प्रिंटिंग आपको समझ में आ गया। ये जो 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट है ना, इसमें यहाँ पर इसको हम लोग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है, एक के ऊपर एक मटेरियल की लेयर को चढ़ाकर, जो मटेरियल होता है उसकी लेयर, एक लेयर बनाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस प्रकार से लेयर्स को बनाने के बाद में ये 3D प्रिंटिंग की जाती है, ठीक है। ये जो हर एक लेयर होती है ये आप लोग यहाँ पर आराम से देख सकते हो, पतली सी लेयर यहाँ पर ये नज़र आती है। और 3D प्रिंटिंग क्या कर सकता है, जो कॉम्प्लेक्स जो कह सकते हो कठिन से कठिन शेप हैं उसको भी यहाँ पर आराम से बना सकता है, और इस प्रकार से यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है वो तैयार किया जाता है, ठीक है। बात क्लियर होगी। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की जा रही है मियावाकी मेथड के बारे में। तो ये मियावाकी मेथड भी चर्चा में है। हुआ क्या है, क्लाइमेट चेंज, जो लगातार टेम्परेचर का बढ़ना, गर्मी का बढ़ना, यानी उसको हम लोग क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। तो क्लाइमेट चेंज और प्रदूषण यानी कि पोल्यूशन जैसी चीज़ों से लड़ने के लिए जो BMC है, BMC मतलब बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इन्होंने हाल ही में एक मियावाकी मेथड जो है वो स्टार्ट कर दिया है। मियावाकी मेथड से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लोग पेड़ को लगा रहे हैं, ठीक है। तो पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा लगा कर क्या कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो समझते हैं मियावाकी मेथड क्या है। तो मियावाकी मेथड एक प्रकार का मेथड ऑफ एफोरेस्टेशन है। एफोरेस्टेशन मतलब पेड़ों को लगाना, ठीक है। तो पेड़ लगाने का एक मेथड है जिसको जापानीज़ बॉटनिस्ट हैं एक और एक्सपर्ट हैं जिनका नाम है यहाँ पर अकीरा मियावाकी। तो इन्होंने यहाँ पर इस प्रकार का मेथड लेकर आया था। तो इन्हीं के नाम के ऊपर में इस मेथड का नाम भी मियावाकी मेथड रख दिया गया है। इसमें होता क्या है, इसमें 2 से 4 प्रकार के अलग अलग जो इंडिजीनियस ट्रीज़ हैं वो लगाए जाते हैं हर एक स्क्वायर मीटर में। मान लो 1 स्क्वायर मीटर इतना बड़ा रीजन हो गया, इस रीजन में, इस पर्टिकुलर रीजन में काफ़ी सारे प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो हर एक स्क्वायर किलोमीटर में 2 से 4 वहाँ के इंडिजीनियस प्रकार के जो अलग अलग ट्रीज़ हैं, 2 से 4 अलग अलग प्रकार के जो पेड़ हैं वो यहाँ पर इस पूरे एरिया में लगा दिए जाएंगे। छोटे बड़े जो भी होंगे 2 से 4 अलग अलग प्रकार के पेड़ लगा दिए जाएंगे हर एक स्क्वायर किलोमीटर में, सॉरी स्क्वायर किलोमीटर नहीं, हर एक स्क्वायर मीटर में, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मियावाकी मेथड, यानी कि हर एक स्क्वायर मीटर में 2 से 4 प्रकार के अलग अलग पेड़ लगा देना, और वो इंडिजीनियस पेड़ होने चाहिए, यानी कि इसी रीजन को वो बिलोंग कर रहे हों, ठीक है। इस मेथड में जो ट्रीज़ होते हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर खुद से ग्रो करने लगते हैं, सेल्फ सस्टेन हो जाते हैं, और फिर कुछ सालों में, लगभग 3 सालों के अंदर फुल लेंथ में ये ग्रो कर जाते हैं। और मियावाकी फॉरेस्ट बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, बोला जाता है कि 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर ये ग्रो करता है, 30 गुना ज़्यादा घना होता है, और बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी अलग अलग प्रकार के जो पेड़ है वो यहाँ पर लगातार ग्रो करते रहते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा मेथड है। जो गोल है ना इस टेक्निक का, इस मेथड का जो मेन मकसद है वो है बायोडाइवर्सिटी को इम्प्रूव करना, नए नए प्रकार के प्लांट्स को लगाना, है ना। उसके बाद में जो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कार्बन जो बहुत ज़्यादा है, उसको यहाँ पर ये प्लांट्स कैप्चर कर पाएँ, यानी कार्बन को कम करना, प्लस ग्रीन कवर को बढ़ाना, यानी जो हमारे पेड़ पौधे हैं उसको इंक्रीज़ करना, एयर पोल्यूशन को कम करना, वाटर टेबल को मेंटेन करना, ये सारा मेन मकसद हमारा इस मियावाकी मेथड का देखने को मिल जाता है। तो एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन है ये। इससे हम शहरों के अंदर में क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। आई होप गाइज आपको यहाँ पर सारी बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। नाउ अब हम लोग यहाँ पर जितना भी कुछ डिस्कस कर चुके हैं उसको क्वेश्चंस के फॉर्म में प्रैक्टिस करेंगे। देखेंगे यहाँ पर कि आप लोगों ने कितने अच्छे से चीज़ों को सुना है। पहले स्टार्टिंग में आपको लाइन से सारे के सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, फिर आपको आंसर देना है लगातार, और लास्ट में सारे के सारे आंसर्स एक साथ बता दूंगा। तो आप रीमैच कर लेना, और जितना अभी आपका स्कोर आएगा वो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख कर जाना। तो पहला क्वेश्चन है रोंगाली बिहू के रेफरेंस में। रोंगाली बिहू को लेकर आपके सामने 2 स्टेटमेंट से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि रोंगाली बिहू
एक मेन फेस्टिवल है असम का, जो कि अप्रैल के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है असम के नए साल की शुरुआत को दर्शाता है ये फेस्टिवल रोंगाली बिहू। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। अगले क्वेश्चन पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ टेम्पो इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ठीक है, ये जो टेम्पो इंस्ट्रूमेंट पोल्यूशन को टैकल करने के लिए यहाँ पर एक पूरा मिशन है। अभी ये मिशन चर्चा में है, तो उसके रेफरेंस में आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है ये एक हाई रेजोल्यूशन एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट है, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी को बिलोंग करता है, यानी इस एजेंसी ने स्टार्ट किया था। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो मिशन है ना, इसको लॉन्च किया गया है ताकि सल्फर डाइऑक्साइड, ध्यान रखना ओनली लिखा है, केवल और केवल सल्फर डाइऑक्साइड और फॉर्मल्डिहाइड के लेवल्स को चेक करता है। यानी इस मिशन को इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि हवा में कितना सल्फर डाइऑक्साइड है और कितना फॉर्मल्डिहाइड लेवल्स हैं, केवल और केवल इन दोनों चीज़ों को चेक करने का काम करता है। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। अगला क्वेश्चन बात करता है रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में। तो रेयर अर्थ मेटल्स के रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि रेयर अर्थ मेटल्स में 17 एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के, और सारे के सारे मेटल्स हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है रेयर अर्थ मेटल्स हमारे अर्थ क्रस्ट में पृथ्वी के नीचे भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही है, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है मीरकट टेलीस्कोप के बारे में। जो ये मीरकट टेलीस्कोप है, यह हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है। ये कौन से देश में स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी इंडिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है कैसियोपिया ए, ये हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये क्या है? ऑप्शन ए, क्या ये एक एस्टेरॉइड है? ऑप्शन बी, क्या ये बड़े से सितारे के अवशेष है, रेमिनेंट एक मैसिव स्टार का? ऑप्शन सी, क्या ये एक इन्वेजिव स्पीशी है? या ऑप्शन डी, इनमें से कुछ नहीं है? तो फटाफट इसका आंसर भी दो। अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है। फिर अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत का पहला 3D प्रिंटेड ऑफिस आने वाला है, कौन से शहर में यहाँ पर इसको तैयार किया जा रहा है, बताना है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी मुंबई, या फिर ऑप्शन डी इंदौर। तो इसका सही आंसर भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। तो गाइज ये थे आज के सारे हमारे इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस। नाउ फटाफट हम लोग इनके आंसर्स को देखना स्टार्ट करेंगे, और लास्ट वाले क्वेश्चन से मैं आपको सारे के सारे आंसर्स बताता हुआ चलूँगा। तो आप लोग रीमैच करना, और लास्ट में आपका जो भी स्कोर आता है वो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख देना। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कौन से शहर में आने वाला है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बेंगलोर। बेंगलोर के अंदर में इस 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस को बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कैसियोपिया ए, ये हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये क्या है? तो ये एक बड़े से सितारे का रेमिनेंट है ना, यानी कि बड़े से सितारे का यहाँ पर ये अवशेष देखने को मिलता है। फिर अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मीरकट टेलीस्कोप, जो कि हाल ही में न्यूज़ में है, ये कौन से देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका के अंदर ये आपको लोकेटेड देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए थे, बताना था कौन सा करेक्ट है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में, बिल्कुल सही बात है। आपको मैंने बताया था ना, 15 लैंथेनाइट्स, एक स्कैंडियम और दूसरा येथ्रियम, तो टोटल कितने हो गए? 17 हो गए। ठीक है, सारे के सारे मेटल्स हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि आपको बताया था कि पृथ्वी में भरपूर मात्रा में ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स से पाए जाते हैं। तो इसको रेयर क्यों बोलते हैं? रेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको एक्सट्रैक्ट करना, इनको निकाल पाना थोड़ा सा कठिन काम हो जाता है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था टेम्पो मिशन को लेकर। तो पॉल्यूशन को मॉनिटर करने को लेकर यहाँ पर एक मिशन लॉन्च किया गया है, इसको लेकर 2 स्टेटमेंट्स थे, बताना था कौन सा स्टेटमेंट सही है। मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने ये वाला क्वेश्चन गलत किया होगा, बता देना जिसने गलत किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है दोनों के दोनों गलत हैं। पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है? देखो, पहला स्टेटमेंट तो आप सोच लोगे सही बोल रहा है कि ये जो मिशन है इसको भेजा गया है ताकि एयर पोल्यूशन को मॉनिटर किया जा सके। तो ये स्टेटमेंट गलत क्यों है? गलत इसलिए क्योंकि ये मिशन नासा ने भेजा है, नासा को बिलोंग करता है, ना कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी को। यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप का है, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट हो जाता है गलत। दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था सल्फर डाइऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड के साथ साथ और भी कई सारे पॉल्यूटेंट्स हैं उसको यहाँ पर देखने के लिए।
जैसे ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनको भी मॉनिटर करने के लिए भेजा है। न केवल सल्फर डाइऑक्साइड, न फॉर्मल्डिहाइड, इसके अलावा कुछ और पॉल्यूटेंट्स मॉनिटर करने के लिए भी मिशन को लॉन्च किया गया। तो इस वजह से हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। दैट इज बाय आंसर डी, नीदर वन नर टू। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रोंगाली बिहू को लेकर, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि असम का एक मेन फेस्टिवल है जो कि अप्रैल के महीने में स्टार्ट होता है, सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है असम के नए साल की शुरुआत को दर्शाता है, ये भी सही बात है। तो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप गाइज आप लोगों ने इसको अच्छे से सॉल्व किए होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप लोगों ने सॉल्व किया होगा ना। इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।